हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पूरा वन शॉट में लेंगे और एग्ज़ाम के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपको दोबारा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो नोट्स है वो मेरे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल्स क्या है, हमें जो नॉर्मली पता है, आरएनए, डीएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का। मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड बनाए तीन चीज़ों से: नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं: पिरिमिडिन, प्यूरिन। पिरिमिडिन जो होते हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग है और प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर्ड रिंग है। मेजर पिरिमिडिन जो हमें पता है वो है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। और मेजर प्यूरिन जो हमें पता है वो है एडेनिन, गुआनिन। ये वीडियो आप डबल स्पीड पे देख लो ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ये वन शॉट है, ये बड़ी वीडियो हो सकती है। सो माइनर पिरिमिडिन्स के जो एग्जाम्पल है वो है स्यूडो यूरासिल और डाईहाइड्रोयूरिडीन। माइनर प्यूरिन्स के जो एग्जाम्पल है वो है हाइपोजैंथीन, जैंथीन, यूरिक एसिड। ये हमने पहली बार सुने, इससे पहले ये हमें नहीं पढ़े। जो पिरिमिडिन और प्यूरिन है वो हमारा 11th और 12th का बेसिक्स है। सो एक होता है न्यूक्लियोसाइड। मतलब क्या? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इनको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब क्या है? न्यूक्लियोसाइड वो न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर फॉस्फेट अब्सेंट है। क्या आप समझ रहे हो? हाँ। तो जो नाइट्रोजन बेस है एडिनिन और पेंटोज शुगर है राइबोज, तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है। सो एडिनिन फॉर्म करेगा एडिनोसिन, ग्वानिन फॉर्म करेगा ग्वानोसिन, साइटोसिन फॉर्म करेगा साइटिडीन। तो इसी तरह यूरासिल फॉर्म करेगा यूरिडीन, थाइमिन फॉर्म करेगा थाइमीन। जो थाइमिन होता है वो हमें डीएनए के अंदर देखने पर मिलता है, इसलिए यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज लिखा है। सो इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे 5 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड, यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड, सीटिडीन न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा होता है हाइपोजैंथिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड्स। वो होते हैं एटीपी, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एंड पैप्स। पैप्स का मतलब होता है फॉस्फो एडिनोसाइन फॉस्फोसल्फेट। सो गुआनोसाइन सेम, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, साइक्लिक मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन का भी वैसा ही है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। सेटिडीन का भी वैसा ही है। यहाँ पे जो अलग है वो है हाइपोजैंथिन न्यूक्लियोटाइड। ऑल अदर न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट। मतलब सारे के सारे दूसरे न्यूक्लियोटाइड जो है वो हाइपोजैंथिन न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। जो कोएंजाइम्स की बात हम कर रहे हैं वो है एफ एफ ए डी और एन ए डी प्लस। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में यूज़ होते हैं। एन ए डी प्लस भी है जो कि फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में यूज़ होता है। जब हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं तो आपको पता ही होगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे के अंदर एन ए डी पी एच इस्तेमाल होता है, एन ए डी पी एच प्लस। और कोएंजाइम ए जो सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है फैटी एसिड्स की। सो एडिनोसिन का पहला टाइप है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो यूज होता है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी के नाम पे। फिर एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट एक्सेप्टर की तरह काम करता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो कि कंपोनेंट है कोएंजाइम का, कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर है। और जो पैप्स की जो हम बात कर रहे थे वो हेल्प करता है गैग्स के सिंथेसिस में। गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो ट्राइफॉस्फेट और गोनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये दोनों के जो काम है वो है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में वो सोर्स की तरह काम करते हैं, और कैम्प CAMP मतलब साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो GMP है गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, वो एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? ANF के लिए। ANF मतलब क्या होता है? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। कभी कभी मैं फुल फॉर्म से यहाँ पे पेज के टॉप में लिख लेता हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यूरिडीन जो है वो है UDP का मतलब है यूरिडीन
डाइफॉस्फेट। यहाँ पे हम यूडीपी बहुत जगह पे हम देखते हैं, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड, यूडीपी आयोडोरोनिक एसिड। यूडीपी ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में यूज़ होता है। यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड जो है कॉन्जुगेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़ होता है। हमें पता ही है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हम बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐड करते हैं जो कि फेज 2 रिएक्शन में यूज़ होते हैं। और यूडीपी आयोडोरोनिक एसिड जो है वो है सिंथेसिस ऑफ डरमेटन सल्फेट। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई थी, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड यूडीपी आयोडोरोनिक एसिड। इनके फंक्शंस भी हो गए। तो हम बात करते हैं साइटिडीन की। साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और साइटिडीन डाइफॉस्फेट, ये जो दोनों जो होते हैं वो फॉस्फोग्लिसराइड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो सिंथेसिस ऑफ सलाइवरी म्यूसिन के बारे में हेल्प करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में। तो जो अभी तक हमने देखा है वो है न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड हम डाइटरी खाते हैं उसके अंदर होते हैं डीएनए और आरएनए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में, तब वहाँ पे वो डिग्रेड होते हैं और लीवर और किडनीज में वो फ्री प्यूरिन और पिरिमिडिन के फॉर्म में तैयार होते हैं। जो पिरिमिडिन होता है वो आगे चल के ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में और एक्सक्रीट हो जाता है। प्यूरिन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में और वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू। ओके, तो पिरिमिडिन एक्सक्रीट होता है और प्यूरिन भी एक्सक्रीट होता है। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आईएमपी, एएमपी और जीएमपी। देर आर 2 वेज जहाँ से हम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कर सकते हैं, तो डिनोवो सिंथेसिस और सैल्वेज पाथवे। तो हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, तो यहाँ पे सैल्वेज पाथवे। तो प्यूरिन सैल्वेज पाथवे, सैल्वेज मतलब प्रॉपरली सेव्ड फ्रॉम लॉस और डेंजर, इसका मतलब होता है सैल्वेज। तो यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंटली हम ये बताने वाले हैं कि हम कैसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने वाले हैं, कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन और बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो पहले डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ द फ्री प्यूरिन्स ऑब्टेन फ्रॉम डाइट एंड मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लियोटाइड्स, दिस इज कॉल्ड एज सैल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन। जो हमने अभी देखा कि डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बाद जो हमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, तो उससे हम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, फ्री प्यूरिन से हम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म जो यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा कॉमनली, पीआरपीपी, जो कि फॉस्फोराइबोजिल पायरोफॉस्फेट, जो कि की रिएक्टेंट है इस पाथवे में, सैल्वेज पाथवे में। इस पाथवे का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो पाथवे वो इम्पोर्टेंट है इरिथ्रोसाइट्स में एंड ब्रेन में। डिनोवो सिंथेसिस जो होती है जो वो इरिथ्रोसाइट्स और ब्रेन में नहीं हो सकती है, तो सैल्वेज पाथवे वहाँ पे होता है। तो सैल्वेज पाथवे जो है वो लेस एनर्जी कंज्यूम करता है देन डिनोवो सिंथेसिस। सो ऑफकोर्स बॉडी जहाँ पे लेस एनर्जी कंज्यूम होगी वहीं पे जाएगी। यहाँ पे 2 एंजाइम्स यूज होते हैं, APRTase और SGPRTase। APRTase जो करता है वो एक कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ AMP, वो AMP का फॉर्मेशन करता है। ओके, और SGPRTase जो है वो कैटेलाइजेशन फॉर्मेशन करता है GMP और IMP का। सो सबसे पहले APRTase का फुल फॉर्म वो है एडेनिन फॉस्फोराइबोजिल ट्रांसफरेज। SGPRTase का फुल फॉर्म हाइपोजेंटिन फॉस्फोराइबोजिल ट्रांसफरेज। सो सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो एडेनिन से बनेगा हमारा एडेनिन मोनोफॉस्फेट। एडेनिन मोनोफॉस्फेट है वो जो है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे जब हमने देखा कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, तो वहाँ पे हमारा पद आएगा एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर AMP। तो यहाँ पे एडेनिन से हमारा AMP बन रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे एंजाइम होता है APRTase और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होता है की रिएक्टेंट PRPP, जो कि होता है फॉस्फोराइबोजिल पायरोफॉस्फेट। ग्वानिन से बनेगा GMP, हाइपोजेंथिन से बनेगा IMP, और ग्वानिन और हाइपोजेंथिन के टाइम पे रिएक्शन होगी थ्रू SGPRTase। तो ये हो गया प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। अब प्यूरिन सैल्वेज पाथवे की एक डिसऑर्डर जो होती है क्लिनिकल, वो हम देखेंगे कि लेशनैन सिंड्रोम, डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने साइड को हाईलाइट करके रखे ताकि आप जल्दी से जल्दी इसे रिवाइज कर पाए।
सो मेन चीज़ है कि इस डिसीज़ का, इस सिंड्रोम का कोई क्योर नहीं होता है, ट्रीटमेंट बस सपोर्टिव है। और ये जो है वो एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है जो कि मेल्स में होती है, कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एच जी पी आर टी एस की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और इसके अंदर पी जो है वो ग्वानिन और हाइपोजेंथिन के कन्वर्जन में यूज़ नहीं होता है, तो जीएमपी और आईएमपी नहीं बनते हैं रिस्पेक्टिवली। सो पीआरपीपी जो है वो अकुमुलेट हो जाता है और डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में यूज़ होता है। अब जहाँ पे प्यूरिन की डिनोवो सिंथेसिस के अंदर पीआरपीपी जो यूटिलाइज हुआ है वहाँ पे प्यूरिन बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, और उसकी वजह से एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन रिजल्ट होता है। सो यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में अकुमुलेट होने लगता है और जिसके वजह से न्यूरल बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। बिहेवियरल मतलब हम लिप्स और फिंगर बाइटिंग करने लगते हैं बहुत ही विगरसली, पुअर मसल कंट्रोल रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते रहते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं हाइपर यूरेसिमिया, गाउटी आर्थराइटिस, यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स, न्यूरोलॉजिकल, सेल्फ म्यूटिलेशन। गाउटी आर्थराइटिस मीन्स डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, न्यूरोलॉजिकल मतलब मेंटल रिटार्डेशन, एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर, सेल्फ म्यूटिलेशन मतलब पेनफुल डिस्ट्रक्टिव बाइटिंग ऑफ नेल्स एंड लिप्स। इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं एलुप्यूरिनॉल। प्यूरिनॉल जो है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो यूरिक एसिड फॉर्मेशन रिड्यूस करता है। सो यूरिक एसिड फॉर्मेशन रिड्यूस होने की वजह से सारे के सारे बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज तो सॉल्व हो जाती है, पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए हमें बिहेवियरल और फिजिकल थेरेपीज लेने पड़ते हैं इनके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। ओके, तो आगे जब हम जाएंगे वो टॉपिक है कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो प्यूरिन से हम यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हम कैटाबोलिज्म देखते हैं प्यूरिन का। प्यूरिन के कैटाबोलिज्म के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म्ड होता है लिवर के अंदर, जो कि होता है यूरिक एसिड, जो कि कैरी होता है किडनीज तक और एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के अंदर। दिस इज कैटाबोलिज्म। प्यूरिन के कैटाबोलिज्म के बाद क्या होता है, सो स्टेप्स क्या है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं हमारे एएमपी, आईएमपी, जीएमपी, ये पहले न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडेनोसाइन, यूनोसाइन, गुआनोसाइन। एडेनोसाइन जो है कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एडीए। एडीए का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन डायमाइनेज। तो वो डीएमाइनेट होता है और आइनोसाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइनोसाइन और गुआनोसाइन आगे जाके सेपरेटली कैटाबोलाइज होते हैं, एक तो हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्वानिन में। आइनोसाइन जो है हाइपोजैंथिन में वापस कन्वर्ट हो गया, जो कि प्यूरिन सैल्वेज पाथवे में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के टाइम वो आईएमपी में हाइपोजैंथिन के ही थ्रू बना था और जीएमपी ग्वानिन के थ्रू ही बना था। सो ये हाइपोजैंथिन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर जैंथिन बनाता है। ग्वानिन जो है डीअमाइनेट हो जाता है और फिर जैंथिन बनाता है। और जो जैंथिन है वो आगे चल के यूरिक एसिड बनाता है, जो कि जैंथिन ऑक्सीडेज के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता है। तब वहाँ पे प्रेजेंस होता है आयरन, मोलिब्डेनम और एफएडी की। सो यहाँ पे प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का एक फ्लो चार्ट है जो मैंने बनाया है। एएमपी एडेनोसाइन से एडीए की हेल्प से डीएमाइनेट हो जाके आइनोसाइन बनाता है। आईएमपी न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से गुआनोसाइन और आइनोसाइन बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की हेल्प के थ्रू आइनोसाइन हाइपोजैंथिन बनाता है और गुआनोसाइन गुआनिन बनाता है। गुआनोसाइन जैंथिन ऑक्सीडेज के थ्रू ऑक्सीडेज हो जाता है, वहाँ पे वो रिलीज करता है परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड वो वहाँ पे रिलीज करता है। सो हाइपोजैंथिन से जैंथिन बनता है, गुआनिन से गुआनेज रिएक्ट करने के बाद जैंथिन बनता है। तो हमने यहाँ से देखा है कि जैंथिन ऑक्सीडेज के रिएक्शन के बाद वो वहाँ पे फिर से हाइड्रोजन परोक्साइड रिलीज करने के बाद यूरिक एसिड बनाता है। ये सिंपल कैटाबॉलिज्म है प्यूरिन का। तो होप कि आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पूरा कवर करेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म पाथवे जो होते हैं वो भी इन सब के अंदर है। हाइपर यूरेसिमिया, गाउट, लेशनल सिंड्रोम, जैंथिन डिफिशियंसी ऑफ एडीए। सो आगे बढ़ते हैं, हम देखने वाले हैं हाइपर यूरेसेमिया सॉरी। सो हाइपर यूरेसेमिया का मतलब होता है कि यूरिक एसिड लेवल जो है, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ चुके हैं मेल के अंदर डेट आर ग्रेटर देन 7 mg मिलीग्राम परसेंट,
फीमेल के अंदर होते हैं वो ग्रेटर देन 6 मिलीग्राम %। सो इसका कॉज होता है, एक तो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर सीरम यूरिक एसिड बनने के कॉज एक हो सकता है कि उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या तो वो उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो होता है प्यूरिन रिच डाइट खाने की वजह से, ट्यूमर लाइसिस की वजह से, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि लेशनन सिंड्रोम की वजह से, जहाँ पे यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ता है क्योंकि वो पीआरपीए जो है वो अकुमुलेट हो जाता है और डीनोवो सिंथेसिस के अंदर वो प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और अंडर सिक्रेशन के टाइम जो है वो है सीकेडी, मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, और डायूरेटिक्स के टाइम पे ऐसा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हो सकते हैं, गाउट के अंदर कॉम्प्लिकेशन जा सकती है यार, किडनी स्टोन्स भी इससे बन सकते हैं, और क्रॉनिकली ये नेफ्रोपैथी के अंदर भी जा सकता है जो कि एक रीनल और किडनी डिसीज है। सो इसके लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, कुछ हमें अल्कोहल लिमिट करनी पड़ेगी, रेड मीट लिमिट करना पड़ेगा, शुगरी ड्रिंक्स हमको लिमिट करनी पड़ेगी, और हमें हाइड्रेट रहना पड़ेगा। यहाँ के या मतलब का इसका मतलब है कि हमें पानी पीते रहना पड़ेगा। सो नोट जो है यहाँ पे एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरेसेमिया जो है यूजुअली डजंट रिक्वायर ट्रीटमेंट अनलेस कॉम्प्लिकेशन अराइज। एक प्रकार का एक हाइपर यूरेसिमिया होता है जिसका नाम होता है एसिम्टोमेटिक, जिसके अंदर हमें सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। उसे नॉर्मली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस वो कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना कर ले। तो सबसे पहले गाउट। गाउट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हाइपरयूरेसिमिया, बट हाइपरयूरेसिमिया इज टिपिकली एसिम्टोमेटिक एंड डज नॉट लीड टू गाउट। जो गाउट जो होता है उसके अंदर हाइपरयूरेसिमिया कंडीशन हमें देखने को मिलती है, पर हाइपरयूरेसिमिया की कंडीशन के अंदर वो जनरली गाउट तक नहीं जाता है। गाउट ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का, जो कैटेगराइज्ड है इंक्रीज इन ब्लड लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, जो कि मेल का हमने देखा कि 3 to 7 मिलीग्राम % नॉर्मल होता है, फीमेल के अंदर 2 to 6 मिलीग्राम % नॉर्मल होता है। अगर इससे बढ़ गया तो ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। और डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन टिश्यूज, इसकी वजह से होता है गाउट। बस लेवल बढ़ने की वजह से होता है हाइपर यूरेसिमिया, अगर वो क्रिस्टल्स जाके डिपॉजिट हो रहे हैं तो बनता है गाउट। गाउट होता है दो टाइप्स का, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सो हमने पहले प्राइमरी देखेंगे। प्राइमरी जो होता है वो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसका कॉज होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड जेनेटिक डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो इसका कॉज होता है पीआरपीए सिंथेटेज हाइपर एक्टिविटी। पीआरपीए अगर हाइपरली एक्टिव हो गया तो वो पीआरपीए का इन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फिर प्यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और फिर यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। या फिर हो सके एचजीपीआरटीएस डिफिशियंसी। एचजीपीआरटीएस डिफिशियंसी देखिए हमने देखा लेशनन सिंड्रोम के अंदर जहाँ पे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या फिर G6P डिफिशियंसी या टीपीपी डिफिशियंसी के अंदर हमें ये सब देखने के लिए मिल सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी गाउट के अंदर। ये जो होता है वो एक्वायर्ड हाइपर यूरेसिमिया होता है, जहाँ पे यूरेसिमिया के आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के बाद सेकेंडरी गाउट होता है। यहाँ पे होता है दो कॉजेस होते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन और डिक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिएट्स। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो होता है वो टोटल इंक्रीज इन टर्नओवर होता है, टिश्यू डैमेज इंक्रीज होता है, टर्नओवर ऑफ स्किन सेल्स इंक्रीज होता है। एक्सक्रीशन जब कम होता है वो रीनल फेलियर की वजह से होता है, हाइपरटेंशन, कीटोएसिडोसिस या फिर सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं हमारे गाउट के वो होते हैं, एक तो गाउटी आर्थराइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। जो जॉइंट्स होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं, रेड, स्वोलन, पेनफुल, टेंडर, स्टिफ हो जाते हैं। क्या? डिफॉर्म, रेड, स्वोलन, पेनफुल, टेंडर और स्टिफ हो जाते हैं। रीनल फेलियर की वजह से भी गाउट हो सकता है, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ यूरेट्स की वजह से। दूसरा होता है कॉम्प्लिकेशंस। रीनल स्टोन फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, और इथेनॉल इन एक्सेस में कॉज अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अगर हमने इथेनॉल ज़्यादा एक्सेस हो गया तो वो लैक्टिक एसिड को अकुमुलेट करने लग जाता है। गाउट की जो ट्रीटमेंट होती है, एक तो सबसे पहला होता है डाइटरी कंट्रोल, जहाँ पे हम अल्कोहल, ऑरेंज मीट, टी, कॉफ़ी, सी फूड को हमें अवॉइड करना पड़ता है। वाटर इंटेक हमें बढ़ाना पड़ता है। देखो जहाँ तक भी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा पानी पीने के लिए हमें बताया जाता है। दूसरा आता है एल्यूपिरिनॉल, जो कि हमारे यूरिक एसिड फॉर्मेशन को कम करता है, रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिकोसोरिक ड्रग्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को। सो यूरिक एसिड नॉर्मली ज़्यादा एक्सक्रीट हो गया तो वो अकुमुलेट नहीं होगा और फिर वो टिश्यू के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा और गाउटी अर्थराइटिस या गाउट नहीं होगा। और ऐसा एग्जांपल है, ड्रग का एग्जांपल है प्रोबेनेसिड। सो दिस वाज न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म गाइस।
तो होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है जो कि भलानी के अंदर है। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको ये वीडियो अगर समझ में आ गई होगी तो इट विल बी वेरी गुड। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। ये था केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड आल्सो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म वन शॉट। तो यहाँ पे 20 मिनट की वीडियो हो सकती है। आप इसे डबल स्पीड पे देख सकते हैं। आप दिन में इसे कितनी भी बार देख सकते हैं क्योंकि 10 मिनट में आपने पूरा एक मेटाबॉलिज्म कवर कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।